बिहार की वोटर लिस्ट से कितने लोग बाहर हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा? 1 लाख, 2 लाख या 60 लाख? ये सवाल खुद से पूछिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर रोक नहीं लगाई है और अब दिल्ली, बंगाल, मणिपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की तैयारी है। तो बिहार के साथ इन राज्यों को भी जोड़ लीजिए और फिर सोचिए कि कितने लोग वोटर लिस्ट से बाहर हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करेगा। अभी हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि एडीआर और तमाम याचिकाकर्ताओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जब जस्टिस सुधांशु धूलिया और जय माल्या बागची की बेंच सुनवाई कर रही थी तो अचानक से सुप्रीम कोर्ट के मास्टर ऑफ रोस्टर सीजेआई बीआर गवई ने बेंच क्यों चेंज कर दी। और ये एकदम अचानक हुआ है। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सीजेआई गवई के कार्यकाल में ऐसा होगा। और ये वही कोर्ट है जहां कुछ ही महीने पहले जस्टिस अभय एस ओका अपने रिटायरमेंट के आखिरी दिन भी मामलों को सुन रहे थे। मगर राजनीतिक मामलों में पिछले 11 साल से सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड चौंकाने वाला रहा है। जस्टिस धूलिया को हटाकर बेंच में जस्टिस सूर्यकांत को शामिल करने का फैसला क्यों हुआ, किन वजहों से हुआ, किसी को नहीं पता और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट की तारीख एक वजह हो सकती है। क्या ये चेंज सिर्फ एक संयोग था या फिर मास्टर ऑफ रोस्टर का खेल, जहां राजनीतिक मामलों को कुछ खास जजों को असाइन कर दिया जाता है। याद रखिए कि जस्टिस धूलिया ने पहले कहा था कि बिहार का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लोकतंत्र की बुनियाद को प्रभावित करने वाला है, मगर अगली सुनवाई में पता चला कि मिलाड ही प्रभावित हो गए। और जब चेंज के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत आए तो उन्होंने 2 दिन में क्या सुनवाई की? उन्होंने याचिकाकर्ताओं से सबूत पेश करने को कहा और चुनाव आयोग से फिर से कहा कि आधार कार्ड तथा वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड स्वीकार करने पर विचार करें। और फिर उन्होंने अगस्त के दूसरे हफ्ते की तारीख दे दी। तो फिर ये काम तो जस्टिस धूलिया भी कर ही सकते थे, या फिर वो इससे कुछ अलग करते। मजेदार यह है कि उस बेंच में भी सिर्फ एक जज को बदला गया। पत्रकार सौरभ दास ने इस पर सवाल उठाया तो लोगों ने लिखा कि जस्टिस धूलिया 10 दिनों में रिटायर होने वाले हैं और तब सौरभ दास के पास कुछ कहने को नहीं था सिवाय इस तंज के कि उन्हें ये चेंज पसंद आया, क्योंकि न्यायपालिका से सबको डर लगता है और महामानव की सत्ता को एक इमोजी से भी डर लगता है। इसलिए बॉम्बे हाईकोर्ट ऑपरेशन सिंदूर पर इमोजी के जरिए रिएक्शन देने वाले व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर देता है। यही कोर्ट लेफ्ट पार्टियों को गजा के मुद्दे पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं देता है। मगर 11 साल के अमृतकाल में न्यायपालिका का ये इतिहास है कि बेंच चेंज करने पर हमेशा बवाल हुआ है और बेंच बदलने का मामला तब भी उठा था जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इतिहास में पहली बार। और जस्टिस धूलिया अगर रिटायर ही होने वाले हैं तो जस्टिस सूर्यकांत के सिवाय कोई और जज नहीं था क्या? या फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत को छोड़कर बाकी जज सब रिटायर होने वाले हैं? पत्रकार गौतम भाटिया ने लिखा कि चीजें जितनी बदलती हैं मास्टर ऑफ रोस्टर उतना ही सेम रहता है। मगर कोर्ट की चालाकियां जनता से छिपी नहीं है। देश के 93 पूर्व नौकरशाहों ने केंचुआ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अब बिहार के एसआईआर को भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा करार दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के बैनर तले इन रिटायर्ड अधिकारियों ने 29 जुलाई 2025 को एक ओपन लेटर लिखा और 140 करोड़ भारतीयों को चेताया कि केंचुआ का एसआईआर लाखों लोगों से वोटों का अधिकार छीन सकता है। इन रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने कहा कि यह सिर्फ बिहार की बात नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरनाक है। सवाल यह है कि जो खतरा ये रिटायर्ड अधिकारी देख रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मिलाड क्यों नहीं देख पा रहे या फिर देखना नहीं चाहते? क्या वो केंचुआ के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि कितने लोग वोटर लिस्ट से बाहर होंगे? क्या कोर्ट को मालूम नहीं है कि लोकतंत्र में एक एक आदमी का एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है? एक वोट का अधिकार भी छीना नहीं जाना चाहिए। फिर उन्होंने दर्जन भर लोगों को न्यायपालिका में खड़ा करने के लिए क्यों कहा? सवाल यह है कि जब धांधलियों के सबूत पहले से ही सामने हैं तो कोर्ट ने यह क्यों कहा कि अगर गड़बड़ियां मिली तो वो हस्तक्षेप करेगा? क्या कोर्ट अब अखबार नहीं पढ़ता? मिलाड लोग भी तो सोशल मीडिया चलाते ही होंगे। आखिर मोदी सत्ता के मंत्रियों के बयान उन तक कैसे पहुंचते हैं? तो फिर अजीत अंजुम की रिपोर्टिंग देश की सबसे बड़ी अदालत ने नहीं देखी क्या? 29 जुलाई 2025 को जस्टिस सूर्यकांत और जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि अगर ड्राफ्ट मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गलतियां मिली, जैसे कि जिंदा लोगों को मरा दिखाना, तो वो तुरंत हस्तक्षेप करेगा और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित होगी। जस्टिस सूर्यकांत ने याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल से कहा कि सबूत लाइए, अगर आयोग की लिस्ट में गड़बड़ियां हैं तो हम कार्यवाही करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों को स्वीकार करने पर विचार करेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने ड्राफ्ट लिस्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यहीं पर सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी का वो बयान याद आता है कि सुप्रीम कोर्ट फैसले देने के लिए बना है, सलाह
देने के लिए नहीं, मगर क्या करिएगा, यही तो न्यू नॉर्मल है। देश की सबसे बड़ी अदालत का ये रवैया कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की है, लेकिन तब तक ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित हो चुकी होगी और अंतिम सूची 30 सितंबर को आएगी। अगर इस दौरान लाखों लोग अपने नाम गंवा बैठे तो क्या कोर्ट उनके अधिकार वापस दिला पाएगा? जिन लोगों के नाम कट जाएंगे वो दस्तावेज कहां से लाएंगे? और अगर कोर्ट को पहले से ही गड़बड़ियों की आशंका है तो वो इंतजार किस बात का कर रहा है? मत भूलिए कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में जस्टिस सूर्यकांत की बेंच को होली का इंतजार अभी भी है। पूछ रहे हैं कि होली कब है होली। ज्ञानेश कुमार काम शुरू कर चुके हैं। बिहार में नागरिकता तय होने लगी है, मगर उनकी नियुक्ति से पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका पहुंच चुकी थी, मगर सुनवाई नहीं हो पाई। दोष किसे दिया जाए? ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को समझ नहीं आ रहा है। कोर्ट के रवैये पर वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह ने लिखा कि आशंका सही साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट का पलड़ा चुनाव आयोग के पक्ष में झुक रहा है। उसने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के प्रकाशन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अगर वोटर लिस्ट अशुद्ध है, गड़बड़ियों से भरी हुई है, तो सबसे पहले तो उसके प्रकाशन को ही रोका जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि चुनाव आयोग को हरी झंडी दे दी गई है, बावजूद इसके कि अभी सुनवाई ठीक से शुरू भी नहीं हुई है। सूर्य की कांति से न्याय की चमक मंद पड़ती दिख रही है और केंचुआ के स्पेशल रिवीजन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप के 93 पूर्व नौकरशाह सत्ता की रग रग से वाकिफ हैं। उन्होंने पूरे भारत में और केंद्रीय सेवाओं में दशकों तक काम किया है। वो कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को करीब से देखा है, समझा है, सेवाएं दी हैं। और इन पूर्व नौकरशाहों ने कहा है कि SIR लोकतंत्र के मूल आधार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर सीधा हमला है। मगर पूर्व नौकरशाहों का आक्रोश प्रक्रिया पर नहीं है, बल्कि उसके पीछे की मंशा पर है। सवाल फिर वही है कि जो खतरा पूर्व नौकरशाह देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देख पा रहा? पूर्व नौकरशाहों ने कहा कि पिछले 73 सालों में भारत का चुनाव आयोग हर नागरिक को वोट का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध रहा है, चाहे वो हिमालय के गांव हो या बिहार की गरीब बस्तियां। 2014 से पहले चुनाव आयोग ने हमेशा सबको साथ लेकर चलने की नीति अपनाई। गरीब, अनपढ़ और हाशिए पर पड़े रहने वाले लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, लेकिन केंचुआ के SIR ने इस सिद्धांत को उलट दिया है। अब हर वोटर को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी, और वो भी ऐसे दस्तावेजों के साथ जो ज्यादातर गरीबों के पास नहीं है। क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? क्या ये उन लोगों को चुप कराने की साजिश नहीं है जिन्हें सिस्टम ने पहले से ही हाशिए पर ढकेल दिया है? सबसे बड़ा आरोप यह है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने चुनाव आयोग को वो अधिकार दे दिया जो संविधान ने उसे कभी नहीं दिया, और ये अधिकार नागरिकता तय करने का अधिकार है। यानी केंचुआ ने खुद से यह अधिकार ले लिया जो उसे संविधान नहीं देता है, देश की व्यवस्था नहीं देती है। सवाल सुप्रीम कोर्ट से है कि उसे ये बात क्यों नहीं समझ आई कि केंचुआ SIR के बहाने नागरिकता तय कर रहा है और ये उसका काम नहीं है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, ममता बनर्जी, मनोज झा और योगेंद्र यादव जैसे याचिकाकर्ताओं की दलील है कि ज्ञानेश कुमार का SIR संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन है। और मामले की सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने मिलाड से कहा कि आयोग ने एक तरफा फैसला लिया है कि कुछ लोगों को मृत मान लिया जाए, जबकि उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। सवाल यह है कि कोर्ट ने नागरिकता के सवाल पर विचार क्यों नहीं किया? क्यों मामला सिर्फ वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों तक समेट दिया गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि केंचुआ के पास नागरिकता तय करने का अधिकार है? क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने अपने हलफनामे में यही कहा था कि उनके पास नागरिकता जांचने का अधिकार है, और अब 90 से ज्यादा पूर्व नौकरशाह कह रहे हैं कि संविधान ने यह अधिकार केंचुआ को नहीं दिया है। सवाल यह भी है कि क्या यह नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को चुपके से लागू करने की कोशिश है? और स्पेशल रिवीजन के लिए 2003 की मतदाता सूची को आधार बनाना भी एक बड़ा सवाल है। पूर्व नौकरशाहों की दलील है कि पिछले 20 सालों में बिहार में लाखों लोग आए गए और नए वोटर बने, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई मतदाता सूची को अचानक अशुद्ध क्यों बताया जा रहा है? क्यों नहीं उसे आधार बनाया गया? क्यों कहा जा रहा है कि उसमें गड़बड़ी है? या फिर मकसद उन लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करना है जो सत्ता के लिए खतरा बन सकते हैं? पूर्व नौकरशाहों ने सिर्फ आशंकाएं ही नहीं जताई, बल्कि ठोस सबूतों का हवाला भी दिया है। स्वतंत्र पत्रकारों के YouTube वीडियो ने SIR के धांधलियों का पर्दाफाश किया और उन्होंने दिखाया कि कैसे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने खुद ही फॉर्म भर दिया। लोगों के फर्जी हस्ताक्षर करने के मामले भी चर्चा में रहे, यहाँ तक कि मृत लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में जोड़ दिए गए। यही नहीं, वोटरों को उनके फॉर्म की कॉपी या रसीद तक नहीं दी गई। जब इसकी शिकायतें सामने आई तो अधिकारियों ने कुछ महिलाओं को फॉर्म पकड़ाकर उनकी फोटो खिंचवाई और फिर फॉर्म वापस ले लिया। क्या इससे लोकतंत्र मजबूत होगा? क्या ये लोकतंत्र को मजबूत करने की प्रक्रिया है या उसकी हत्या करने की?
एसआईआर के मुद्दे पर 21 जून 2025 को पटना में हुई एक जनसुनवाई ने इन धांधलियों को और उजागर कर दिया। इस जनसुनवाई में पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह और पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस अंजना प्रकाश भी मौजूद थी। इस मीटिंग में महिलाओं ने खुलकर कहा कि उनके परिवार के मृत लोगों के नाम वोटर लिस्ट में डाले गए हैं। कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता था कि उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं। पूर्व नौकरशाहों का आरोप है कि एसआईआर ने बीएलओ को इतनी पावर दे दी है कि वे रिश्वत लेकर वोटरों का नाम जोड़ने या हटाने का खेल खेल सकते हैं। प्रक्रिया इतनी जटिल और अपारदर्शी है कि आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है। इनका सवाल है कि क्या यह वही चुनाव आयोग है जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव था, या फिर अब सत्ता के इशारों पर नाच रहा है। यही नहीं, पूर्व नौकरशाहों ने अपने पत्र में चुनाव आयोग से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई में देरी का सवाल भी उठाया है। उन्होंने कहा कि अब जब एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो भी सुनवाई में देरी और ड्राफ्ट लिस्ट पर रोक न लगाना निराशाजनक है। सवाल यह है कि क्या यह वही कोर्ट है जो संविधान की रक्षा की कस्में खाता है, या फिर यहां भी सत्ता का दबाव काम कर रहा है मगर चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार के बाद वो बंगाल और मणिपुर में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लागू करने की तैयारी कर चुका है। ये वही मणिपुर है जो पिछले 2-2.5 साल से हिंसा का शिकार है। नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने की हिम्मत अब तक नहीं कर पाए और अमित शाह हिंसा को रोकने में फेल रहे। शायद ही भारत का कोई गृह मंत्री इतने बड़े बड़े फेलियर लेकर घूमता हो। वहां मेइती और कुकी समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने थे और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इस हिंसा का कारण अवैध कुकी प्रवासियों को बताया था और अब वहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने जा रहा है। तो क्या निशाने पर कुकी समुदाय के लोग हैं? मणिपुर कांग्रेस के अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने एसआईआर को बैकडोर से एनआरसी लागू करना करार दिया। क्या ये सिर्फ संयोग है कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है या जहां वो सत्ता में आना चाहती है वहां एसआईआर को जल्दी से जल्दी लागू किया जा रहा है? बिहार के बाद बंगाल, मणिपुर और दिल्ली का नंबर लग गया है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि पश्चिम बंगाल, मिजोरम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार जैसे राज्यों में बूथ लेवल ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। केंचुआ की दलील है कि वोटर लिस्ट को शुद्ध बनाने के लिए एसआईआर जरूरी है। लेकिन जब बिहार में पहले ही धांधलियों के सबूत सामने आ चुके हैं तो क्या ये प्रक्रिया पूरे देश में लागू करने के लायक है? क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार है या फिर इसका मकसद लाखों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित करना है? पूर्व नौकरशाहों की दलील है कि जनता चुनाव आयोग के इस एसआईआर के खिलाफ एकजुट हो ताकि जनमत तैयार हो सके। अब सवाल यह है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश होने के बाद बिहार में क्या होगा? क्या जनता सड़कों पर उतरेगी? और अगर बिहार में जनता सड़कों पर उतरी तो बीजेपी का रुख क्या होगा? सत्ता का रुख क्या होगा? क्योंकि जो पार्टी मणिपुर में एसआईआर के साथ है वही त्रिपुरा में खामोश है, जबकि टिपरा मोथा एसआईआर की मांग कर रही है। याद रखिए, त्रिपुरा में बंगाली बोलने वाले बहुत हैं और असम से लेकर पूरे देश में जिस तरह बंगालियों को टारगेट किया जा रहा है, पार्टी के लिए त्रिपुरा में एसआईआर का मुद्दा दोधारी तलवार बन सकता है। मगर एक बात साफ है कि एसआईआर का प्लान सेलेक्टिव है। निशाने पर खासकर वो राज्य हैं जहां पर गोटी फंसी हुई है। इंतजार करिए एसआईआर के बंगाल पहुंचने का। वैसे भी अगस्त क्रांति का महीना है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।